गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सूर्यभान सिंह और आप सभी का स्वागत है राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आने वाले कुछ महीने में ही असिस्टेंट लोको पायलट अर्थात एएलपी और एनटीपीसी के विभिन्न एग्जाम है, तो उसी को ही मद्देनजर रखते हुए हमने जीएस की एक स्पेसिफिक क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। और यह जो दूसरा सीरीज होने वाला है जिसमें हम इतिहास, संविधान, पर्यावरण, इसके साथ साथ जितने भी और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है उसे हम डील करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक और वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगेन मैं बताना चाहूंगा, जहां भी आपको लगे नोट डाउन करना है तो पक्का लिखिएगा, मैं एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बताते चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? समझिएगा, थोड़ा सा यदि हम स्टैटिक पार्ट में चले संविधान के, तो आपको ज्ञात होना चाहिए संविधान संशोधन क्या होता है। तो संविधान संशोधन को ऐसे समझिए, यदि संविधान में कुछ चीजें जोड़नी है या संविधान से कुछ चीजें हमको हटानी है, तो ऐसे सामान्य प्रक्रिया से नहीं होता है। इसे ही संविधान में बोला गया है संविधान संशोधन। अर्थात संविधान संशोधन के माध्यम से ही आप संविधान में कुछ जोड़ सकते हो या संविधान से कुछ निकाल सकते हो। इसके लिए भी संविधान में एक भाग आपको याद होना चाहिए। भाग 20 किसके बारे में है? तो याद रखिएगा, भाग 20 संविधान संशोधन के बारे में है, जो कि अनुच्छेद 368 में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो याद रखना 368 अनुच्छेद, वहीं भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख। अब पूछा गया है, पहली बार भारत के संविधान में संशोधन कब किया गया? याद रखना, पहली संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। यह किया गया था भूमि सुधार कानून को जोड़ने के लिए। भूमि सुधार कानून को जोड़ने के लिए याद रखना, इस संविधान संशोधन के माध्यम से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से संविधान की 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। याद रखिएगा ये फैक्ट। 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। उस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में पहली बार संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार कानून से। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है और अनुच्छेद 368 में भी। अन्य चीजें याद रखना, वर्तमान में जैसे टिल डेट बात करूं, नवंबर 2024 की स्थिति में कुल 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं। कितने? 106। और 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लेटेस्ट है, अपने लिए लेटेस्ट जो नवीनतम है, याद रखना, इसमें क्या कहा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से नंबर का संविधान संशोधन है? 106 नंबर का। याद रखना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% सीट पर आरक्षण का प्रावधान रहेगा। कहने का मतलब यह है, यदि लोकसभा का 543 सीट है तो उन 543 सीट में 33% सीट पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। यदि राज्य का 100 सीट है
किसी भी राज्य में यदि 100 विधानसभा सीट है तो 100 के 33 में महिलाएं चुनाव लड़ेगी। यह था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। याद रखिएगा कौन सा नंबर का है, 106, और यही लेटेस्ट है। और पहले नंबर का था 1951 वाला, 9वीं अनुसूची जोड़े और भूमि सुधार कानून को जोड़े। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और बताऊं, संविधान संशोधन को किसी भी, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक के लिए कभी भी आप ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुला सकते, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? याद रखना, कोणार्क मंदिर से याद आना चाहिए आपको पहले तो इसका लोकेशन। कोणार्क मंदिर स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे याद रखना इसको, अपुन को करके। ठीक है, अ से अनंत वर्मन गंगवंशी राजा हैं। पू से पुरी, और पुरी में जानते हो फेमस मंदिर है जगन्नाथपुरी का मंदिर, जगन्नाथपुरी। न से नरसिंह वर्मन, नरसिंह, ये जो देख रहे हो नरसिंह देव फर्स्ट। कौन सा मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो पूछा क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया? तो याद रखिएगा नरसिंह देव प्रथम, जो कि गंगवंशी राजा थे। जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसके साथ एक और मंदिर आपको उड़ीसा में याद होना चाहिए, लिंगराज मंदिर। ये तीनों फेमस मंदिर हैं, लिंगराज टेम्पल, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। तीनों कहां मिलेंगे आपको? उड़ीसा में। ठीक है, इसके अलावा एक नेशनल पार्क है सिमलीपाल, सिमलीपाल, और दूसरा भीतरकनिका, भीतरकनिका। ये दोनों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में याद रखिए। सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में, और 3 मंदिर है, लिंगराज, जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पुलकेशिन प्रथम, याद रखिएगा पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंशी राजा है, चालुक्य वंशी राजा। ठीक है जी, इतना क्वेश्चन, मतलब इतना फैक्ट आप इस क्वेश्चन के अबाउट याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2014 के आम चुनाव में लोकसभा के चुनाव कब कराए गए थे? चूंकि यह पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए रिलेट कीजिए, 2014, 2019 और 2024, हर 5 वर्ष में लोकसभा का इलेक्शन होता है, यह तो क्लियर है। तो यदि हमें पता है 2024 का जो चुनाव है कौन सी लोकसभा का था? 18वीं लोकसभा। तो ये कौन सी हो जाएगी? 17वीं लोकसभा। तो ये कौन सी हो जाएगी? 16वीं लोकसभा। तो पूछा क्या है 2014, तो कौन सा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कहां दिख रहे हैं? 2। खास बात क्या है, 2024 18वीं लोकसभा चुनाव, याद रखना यह 7 चरण में संभव हुआ, जिसका पहला चरण 19 अप्रैल और अंतिम चरण 1 जून। 19 अप्रैल से 1 जून के मध्य क्या हुआ है? चुनाव हुआ है, और जिसका परिणाम कब आया था? 4 जून को। ठीक, 7 चरणों में चुनाव हुए 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक, जिसका परिणाम 4 जून को आया, और अंततः नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे आप बोलते हो एनडीए, जो लीड पार्टी है बीजेपी, जिन्होंने सरकार बनाई, और वर्तमान में देख भी सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री। ये क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त शब्द ब्रिक्स, बहुत आसान सवाल है, समझिएगा।
इसको ऐसे याद रखिए, BRICS अभी भी चर्चा में था जब 22 से 23 अक्टूबर के मध्य कहां, कजान रूस में, 22 से 23 अक्टूबर 2024 कजान रूस में ब्रिक्स की 16वीं सबमिट हुई थी। तो ब्रिक्स अगेन चर्चा में था। तो याद रखना ये 5 देशों के स्टार्टिंग अक्षर से ब्रिक्स बना है। तो बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, पूछा क्या है, बी तो देख सकते हो ब्राजील। ऑप्शन सी कहां दिख रहा है, 4 में। खास बात क्या है, ये ब्रिक्स का 16 याद रखना 2024 में कहां हुआ है, तो कजान, और कजान कहां है, रूस में। ब्रिक्स का 16वां अधिवेशन या 16वां बैठक कहां हुआ है, कजान रूस में 22 से 23 अक्टूबर के मध्य, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। क्लियर है दोस्तों, ये बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़े। भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, देखिएगा जब भी बात आए राज्य की या केंद्र की, केंद्र में कार्यकारी प्रमुख बोले या संवैधानिक प्रमुख बोले, आपको जाना है किसके साथ, राष्ट्रपति के साथ। केंद्र का कार्यकारी प्रमुख या राज्य का कार्यकारी प्रमुख, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन कहलाएंगे, राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, केंद्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, समझना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार की थीम याद रखिएगा, आवर लैंड आवर फ्यूचर। ठीक है, आवर लैंड आवर फ्यूचर इस बार की थीम है। कब की थीम है, 2024 की थीम। पर्यावरण की बात आई है, याद रखना पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे आप बोलते हो UNEP। याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा, नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है। UNEP। 15 मई विश्व परिवार दिवस, वर्ल्ड फैमिली डे बाय यूनाइटेड नेशन। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस और 5 अप्रैल राष्ट्रीय नेशनल मैरीटाइम डे, मतलब राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो ये चारों दिवस याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। खासकर 5 अप्रैल, चूंकि हमेशा से ही पर्यावरण वाले जो भी इशू रहते हैं, बहुत बर्निंग इशू रहते हैं, सबके मद्देनजर 5 जून महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, बेहद इंपॉर्टेंट शख्सियत है, होम रूल लीग लाने वाले एनी बेसेंट जी। याद रखिएगा वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, किनके द्वारा, तो एनी बेसेंट के द्वारा। और इन्हीं के साथ ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, इनकी फेमस बुक है कॉमनवेल्थ, और एक याद रखना न्यू इंडिया। 2 बुक बड़ी फेमस है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इनके ही द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट, याद रहेगा। अब बात आता है सरोजिनी नायडू पे। याद रखना
1925 के कानपुर अधिवेशन में किनकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया और इनके ही साथ ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष किनका, कांग्रेस का। दोनों में अंतर है। मैं पूछूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। कलकत्ता में एनी बेसेंट और कानपुर में सरोजनी नायडू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ, लगभग 4000 किलोमीटर प्लस है जी। ठीक है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य है आप सभी जानते हो, एक है वेस्ट बंगाल, एक है असम, एक है त्रिपुरा, एक है मिजोरम और एक है मेघालय। ये 5 राज्य किनके साथ, बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। क्लियर है? बांग्लादेश की राजधानी आप सभी जानते हो क्या है, ढाका, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। अभी चूंकि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो थोड़ा सा अहिंसक बोल सकते हो, हिंसक हो गया है। कौन सा? बांग्लादेश। याद रखना, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है। ओके जी। 2015 में संसद में पेश किया जीएसटी क्या है बोल रहे, समझना। जीएसटी एक संविधान संशोधन विधेयक था जिसे 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कौन सा? जीएसटी, जिसे आप बोलते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके अंतर्गत ही 279A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो यदि मैं बोलूं इस क्वेश्चन का आंसर तो याद रखिएगा, यह एक संविधान संशोधन विधेयक था। जीएसटी कब लागू हुआ, याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू हो गया है। 101 नंबर को मत भूलना भैया, कई बार पूछा है 101 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो जीएसटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाले महान राजनेता का नाम बताइए। थोड़ा सा सीन को समझिएगा। 1952 से 1962 तक, फिर 1962 से 1967 तक और 1967 से 1969 तक। याद रखना, यहां थे राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के राष्ट्रपति 2 लगातार टर्म के लिए। 1962 से 1967 कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1967 से 1969 याद रखिएगा, यहां थे जाकिर हुसैन। होता क्या है, 1969 में जाकिर हुसैन जी की निधन हो जाती है। निधन होते ही, याद रखना, निधन हो जाती है। निधन होते ही 1969 में जो कि उपराष्ट्रपति रहते हैं, उपराष्ट्रपति कौन? वराह वेंकट गिरी, वीवी गिरी, क्या बन जाएंगे? कार्यपालिक, या बोल सकते हो एक टेम्पररी क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति, कार्यवाहक। अब चूंकि हमें पता है 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना है, थोड़ा सा यहां पे संवैधानिक संकट क्या आ जाता है। जैसे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति अपने पद से, समझ पा रहे हो, अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तब उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद से ही इस्तीफा देकर क्या बने थे? राष्ट्रपति।
अब राष्ट्रपति के पद से भी इस्तीफा दे दिए। तब चैलेंजिंग आता है, भैया उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, राष्ट्रपति का पद भी खाली है, तब भारत का राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो याद रखना, तत्कालिक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं एमडी हिदायतुल्ला, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो याद रखना, उपराष्ट्रपति भी बनते हैं, उसके बाद क्या बनते हैं? राष्ट्रपति, और एक कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो कौन है नाम? एमडी हिदायतुल्ला। क्लियर है? आगे बढ़े। 1 दिसंबर 2015 को फ्रांस के पेरिस में, याद रखना, COP21 में, इसको बोलते हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, भारत और फ्रांस के द्वारा याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर, इसी को बोलते हो ISA, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी ताकि रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। याद रख सकते हो, भारत और फ्रांस। ऑप्शन कौन सा हो जाए? इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम में। किसका हेडक्वार्टर? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आगे बढ़े, समझिए, राजाजी नेशनल पार्क कहां है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। राजाजी नेशनल पार्क वर्तमान में उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। याद रखना, उत्तराखंड में राजाजी, उत्तराखंड में फूलों की घाटी, उत्तराखंड में ही जिम कार्बेट, उत्तराखंड में ही नंदा देवी। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। केरल में पेरियार, केरल में साइलेंट वैली, वहीं कर्नाटक में याद रखना नागरहोल, बन्नेरघट्टा, अंसी। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कर्नाटक के। तमिलनाडु में अन्नामलाई, मुदुमलाई। ये सारे नेशनल पार्क अलग अलग राज्यों में स्थित है। आप देख सकते हो उत्तराखंड में कौन सा है, केरल में पेरियार साइलेंट वैली, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, अंसी, कर्नाटक और तमिलनाडु में अन्नामलाई और मुदुमलाई। क्लियर? रेड डेटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, समझिएगा, रेड डाटा बुक यह संबंधित है ऐसे विषय से या ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहां ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे या वनस्पति जो विलुप्त हो जाते हैं उनकी संख्या को यहां दर्ज किया जाता है। तो देख सकते हो, जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरा दस्तावेज तैयार किया जाता है। ठीक। रेड डेटा बुक इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, IUCN के द्वारा तैयार किया जाता है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लांड, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। तो रेड डेटा बुक लुप्त प्राय जानवरों, पेड़ पौधों आदि का ब्यौरा तैयार करता है। क्लियर है जी? देखिए, आज का अंतिम सवाल है, कौन सा जल डमरू मध्य, याद रखना, ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। तो यहां पे एक वाटर स्टेट है जिसको आप जल डमरू मध्य बोलते हो, जिसे बोलते हो पाक जल डमरू मध्य। याद रखना, पाक स्पेलिंग ऐसे लिखते हो, पाल्क। कहने का मतलब यह है, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य है, जो कि भारत के मुख्य भूमि और श्रीलंका के मुख्य भूमि को अलग अलग करता है। दोस्तों, आज का यह अंतिम सवाल था। अगेन, आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।